हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी क्लास 6 की। नेक्स्ट चैप्टर है आर्किड, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, हम आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बुक को पढ़ते हैं। साथ में आप लोग भी पढ़िएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है देखेंगे तो आप लोग वैसे भी, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने से ऐसा होता है ना कि चलो इतना सारा लाइक आ रहा है तो हम और बनाएंगे और पढ़ेंगे, ये थोड़ा मोटिवेशन टाइप मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट, या फिर यूँ कहिए कि अगर अच्छा लगे तभी कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और हाँ, हम जो जो क्वेश्चन दे रहे हैं या फिर बीच बीच में देते रहते हैं, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, तब तो पता चलेगा ना कि पढ़ लिए हैं। हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा था, आपको आ जाए, तो इस तरह से हम भी आपसे सीख लेंगे। ये भी तो हो सकता है ना। तो ठीक है, आप हमको सिखाइए, हम आप लोग को हेल्प करेंगे। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तुषार की रेल यात्रा। देखिए, ये रहा तुषार। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। कितने साल पहले? 150 साल पहले। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। इसके कुछ दशक बाद मतलब रेल के कुछ दशक मतलब 1 दशक मतलब 10 साल, 2-3 दशक, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? तो नहीं, ऐसी बात नहीं थी। देखते हैं आगे कौन सी बात थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। मतलब जिस प्रकार से भोजन इकट्ठा करते हैं या फिर इंतजाम करते हैं, इस वजह से उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं हम लोग। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता,
और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए कैसा कैसा औजार है, इधर पढ़ते हम लोग। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इधर इधर इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। देखिए जड़ खोद रहे हैं। और दाएं, ये रहा दाएं, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। देखिए वस्त्र सिल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कौन सा देखना है? लाल त्रिकोण वाला। ठीक है, अब देखते हैं मैप में कहाँ कहाँ है लाल त्रिकोण। मेरे साथ साथ आप भी ढूंढिए कहाँ कहाँ दिख रहा है लाल त्रिकोण। भीमबेटका और कहीं पे है, देखिए। हाँ, ये हुंसगी और ये कुरनूल की गुफाएं, याद रखिएगा। कुरनूल की गुफाएं और हुंसगी दोनों कहाँ है? कृष्णा नदी के पास है। और ये भीमबेटका कहाँ है? तो नर्मदा नदी के पास है। ठीक है, भीमबेटका नर्मदा नदी के पास, हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं कृष्णा नदी के पास। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पेज में। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे अच्छे पत्थर मिल सके। देख लेते हैं शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है, देखते हैं। ये क्या है? ये एक शैल चित्रकला है। इस चित्र के बारे में बताओ, यहाँ बताया गया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं के चित्र से मिले हैं गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखिए ठीक है, यहाँ देखिए भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश है। भीमबेटका कहाँ पे है? तो अभी के एमपी में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? ये वाला देखिए गुफा है, इसी गुफा के आसपास रहते थे। ये गुफा कहाँ है? नर्मदा घाटी के आसपास है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। ठीक है, पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं।
इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, हम दिखा दिए थे आप लोगों को। कुरनूल गुफा कहाँ पे है? कृष्णा नदी के पास थे। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? कुरनूल गुफा के पास। क्या मिले हैं? राख के अवशेष। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमको पता है, क्या आप लोग को पता है? नहीं पता है तो बताइए, ढूंढिए। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? पुरापाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर। पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। ठीक है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ। पर्यावरणीय बदलाव मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ठीक है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब क्या होता होगा या क्या मतलब होता होगा? ठीक है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अब आते हम लोग नेक्स्ट पेज में। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। लोग इन जानवरों का शिकार करते थे। वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे।
इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। सबसे पहला जानवर जिसको पालतू बनाया गया कौन था? कुत्ता। ठीक है। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया नाम दिया गया है, बोला गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवर से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है। इन दांतों को देखो, देखो ये दिख रहा है। इनमें कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का, आप लोग को भी पता चल जाएगा। बस देखिए, यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? तो गेहूँ और जौ। और कहाँ था? हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता, उसके बाद कौन आते हैं? तो भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए, अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में है, और देखिए उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। उपहार के रूप में भी हम किसी को अनाज दे देते थे। पहले वही वाटर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, उसमें तो यही काम होता था ना कि सामान दिए, सामान खरीदना है तो भी सामान देंगे, और सामान अगर बेचना है तो भी सामान देंगे। सामान मतलब वही। ठीक है, समझ जाइए। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज में।
लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। आते हैं, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे। जानवर बच्चे देते हैं जिनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग मन में सोच लीजिए। सोच लिए होंगे तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 दिखाए थे हम पहले आप लोग को। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाते हैं जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बोरझोम, कहाँ है? वर्तमान कश्मीर में, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तबास कहा जाता है। कहते हैं ना, गर्तबास कहाँ मिलता है हमें? तो बुर्जहोम में। और बुर्जहोम कहाँ है? वर्तमान कश्मीर में। गर्तबास क्यों कहा जाता था? क्योंकि गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इसीलिए गर्तबास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इस तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए कैसा कैसा औजार है, यही औजार है। ये 1 2 3 4। देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। नव पाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। देखिए कैसा बर्तन है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज
अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। देखिए, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? आप ही लोग बताइए। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। रुकिए, ढूंढते हैं, लाइन पर रहिए। देखिए, ये रहा मेहरगढ़। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ कैसा स्थान है? तो समतल स्थान है। और कहाँ जाने का रास्ता है? महत्वपूर्ण रास्ता तो ईरान जाने का महत्वपूर्ण रास्ता है। और किस दर्रे के पास है? तो बोलन दर्रे के पास है। ठीक है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। किस स्थान पर उगाना सीखा है? वही किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के पास मेहरगढ़ था। और मेहरगढ़ में ही जौ और गेहूँ उगाना प्रारंभ किया, पहली बार किया, सबसे पहले किया। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, देखिए, ये मेहरगढ़ के घर का चित्र है। कैसा चित्र? देखिए, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? बस यही है कि मेरे घर में छत भी होता है, ये सब ढका रहता है, इसमें नहीं है। मेरे घर में भी रूम होता है, रूम है। देखिए, घर की तरह ये सीमेंट, ये भी दीवार है, इधर भी दीवार है। अभी किस चीज़ से बना है ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन अभी जो बना होता है सीमेंट, ईंट, बालू, मिट्टी सबसे बना होता है। ठीक है, हम इतना बता दिए, अब आगे आप लोग बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। देखिए, ये मृतक है, ये बकरी है, ये भी बकरी है। देखिए, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब आते क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, आओ याद करें, इन वाक्यों को पूरा करो। आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, बताइए, आप सभी बताइए। इसका जवाब तो हमको आप लोग से ही चाहिए। घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ? बताइए बताइए। आप लोग कम से कम हम पूरा पढ़ा दिए, पूरा बता दिए, तो थोड़ा सा आप लोग भी बताइए। ठीक है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि उनको फसल को बोना रहता था, बीज बोना,
बीज को पकने तक का इंतज़ार करना, उनकी सिंचाई करना, उनके कीट और खरपतवार से रक्षा करना, पानी देना समय समय पर, ध्यान रखना। ठीक है, इस सब के लिए एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि हमें कई स्थानों पर सिर्फ और सिर्फ जानवरों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग पहले जानवर को खा कर के ही जिंदा रहते होंगे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वो लोग ऐसे जानवरों को भी पाले होंगे जैसे कि दिखाया गया था, सुअर, जंगली सुअर का दांत बड़ा था और घरेलू सुअर का दांत छोटा था और उनसे नुकसान भी नहीं होता था और उनके बीमार होने की संभावना भी कम थी। इन सब बातों से और जानवरों के अवशेष मिले होंगे जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होंगे। इन सब से पुरातत्वविद मानते होंगे कि पशुपालन बाद में महत्वपूर्ण हो गया। और भी था एक रीजन, क्योंकि वो चलता फिरता खाद्य संग्राहक थे। वो भी थे, उन जैसे प्रजनन करते थे तो उनके बच्चे भी हो जाते थे। अब या तो उनके बच्चों को खा सकते हैं ना, खा सकते हैं, अगर उसको रखना चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं सेल करने में भी। तो पशुपालन से दूध, दही, घी सभी मिलता था इस वजह से। ठीक है, अब आते हैं, नहीं ख़त्म हो गया अभी चैप्टर। आप लोग बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हम जो जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को आंसर ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तब तक के लिए बाय।